वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। हमारे आज आप लोग को ज्ञानशाला, ज्ञानशाला एक प्रारूप। ठीक है, क्या दिया? प्रारूप। मतलब ज्ञानशाला में जो जो कार्य होता है, जो उनमें नियम है, जैसे उनका प्रोसेस है, उसके लिए एक छोटी क्या बुकलेट बन गई, एक किताब बन गई। इसमें सारा उन लोग ने क्या किया है, मेंशन कर दिया है कि ज्ञानशाला को जो चलाना है वो किस प्रकार चलाना है। इसमें कैसे टाइमिंग होगा, कितने दिन चलेगा, कौन चलाएगा, इसके हेड कौन होते हैं, इनके क्या क्या सब्जेक्ट है, इसके बाद में किसके अंतर्गत ये चलता है, ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखा गया है। तो आपको एक प्रश्न से छोटे रूप में पढ़े कि ज्ञानशाला की सारी बातें कौन सी पुस्तक में मिलेगी, तो आपको कहना है ज्ञानशाला की पुस्तक एक प्रारूप में मिलेगी। प्रारूप, किताब का नाम है प्रारूप। ये प्रारूप किस लिए बनाया गया? बाल पीढ़ी के संस्कार निर्माण का उपक्रम है। क्या है ज्ञानशाला? क्या है? बाल पीढ़ी को। बाल पीढ़ी क्यों दिया? जो बच्चे होते हैं, अबोध बालक होते हैं, जिसका मानस पटल अभी तक क्या है, क्लियर नहीं है, कोई चीज अच्छा बुरा समझने की उनको अभी तक क्या है, जिसकी बहुत एक सोच नहीं बनती है। यदि कोई 5 साल के बच्चे हो, इतना अच्छा थोड़ी समझते कि ये अच्छा ये बुरा, उसको अपने जैसे ढालते हैं ढल जाते हैं। तो वैसे जैसे ढालने वाले होते, वो सारे बाल पीढ़ी को तैयार करने का कोई उपक्रम है, वो है ज्ञानशाला। इसकी बुक का कलर क्या है? येलो। येलो कलर क्यों दिया गया इसको? इसका कलर येलो क्यों है? इसका येलो है ज्ञान का। आप सबने देखो, जब भी आपको कोई ध्यान करवाया जाता है, स्मृति शक्ति का ध्यान कराया जाता है, वो ये येलो येलो कलर के ऊपर कराया जाता है। तो ये देखिए, इसीलिए बुक का कलर भी येलो है। कोई भी बुक्स है, उसका जो फ्रंट पेज होता है वो ऐसे नहीं बनता है, उसमें बहुत सारी चीजें छिपी रहती है। अपनी जस्ट बुक खोल के देख लेते हैं और भीतर का चीज देखते हैं, नहीं, आप दोनों ही देखो। फिर इस बुक में देखिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एक पुस्तक है छोटी सी। एक साइड में ज्ञानशाला, एक साइड में लिखा है नाणम पयासरम। नाणम पयासरम मतलब क्या हुआ? शयायम कह दो, उच्चारण ठीक करना। पया सयम, सयरम। ठीक है, तो ध्यान से करना। नाणम मतलब ज्ञान, ये प्राकृत भाषा है। अभी तो आप लोग को इतना नहीं पूछा जाएगा, पर आपको स्वयं को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है। व्यासेरम मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ज्ञान प्रकाशमय है। ये लाइन आपने पढ़ा है। यदि आपको कभी समझ में नहीं आए कि कौन सी भाषा प्राकृत में है, कौन सी संस्कृत में है, तो दो तीन चीज आप लोग ध्यान में रखना। जैसे संस्कृत में कोई चीज रहेगा, तो वहां पर तीनों जो से होते, वो तीनों रहेगा, और उसमें विसर्ग रहेगा। प्राकृत भाषा हो तो उसमें एक दंत स्वर रहेगा। दंत स्वर मतलब समझते, सरिता वाला, संगीता वाला जो श है, वो रहता है। तो एक ही जैसे लोगस की पार्टी खोल कर एक बार आप देखना, लोगस्य, उसमें स डबल है, द्वित है। उसको डबल तो इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी शुद्ध भाषा में द्वित कहा जाता है। उसमें देखना स दंत स वाला है। तो ये हो गया। तो वो प्राकृत भाषा में, इसके मतलब हमारा जो प्रतिक्रमण है वो प्राकृत भाषा में है। अष्टकम, जो भी अष्टकम है, जितने भी अष्टकम है, वो संस्कृत भाषा में। वहां आपको तीनों से भी मिलेगा और विसर्ग भी मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने जो शब्द का उच्चारण किया, अभी प्रोनाउंसिएशन किया, वो प्राकृत भाषा वाला था। अब इस पुस्तक की नीति निर्देश में, इसमें नीति और निर्देश, नीति निर्देश क्यों लिखा गया? जो ज्ञानशाला का नियम है, वो सारे चीज यहाँ पर दिया हुआ है। नीति मीन्स हम कौन से प्रोसेस से चलेंगे, निर्देश मीन्स डायरेक्शन हमारा क्या चलेगा। तो गुरुदेव का डायरेक्शन, महासभा का डायरेक्शन चलता है। गुरुदेव अभी कौन है वर्तमान में? आचार्य श्री महाश्रमण जी। अब इसका घोष या ऊपर में क्यों लिखा? कारण इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को घोष रूप में लिखा गया। घर घर जागे सद संस्कार। सद संस्कार मतलब अच्छे संस्कार घर घर में जागे। कैसे जागेंगे?
बाल पीढ़ी यदि संस्कृत हो जाए, संस्कारित हो जाए, बाल पीढ़ी यदि संस्कारी हो जाए तो घर घर में क्या होगा, संस्कार अपने आप हो जाएगा। ज्ञानशाला का ये ऊपर यदि ऐसा हो गया तो ज्ञानशाला हमारे लिए एक उपहार हो जाएगा। आपको गिफ्ट मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे संस्कारी हो जाएंगे, उनका अच्छे से निर्माण होगा। बच्चे हमें भविष्य में कोई दिखाई दे कि इसमें कोई गलत रास्ता अपनाया नहीं, उनका मार्ग जो प्रशस्त मार्ग है, हम खुश हो जाएंगे। इसीलिए फ्रंट पेज क्लियर। नेक्स्ट पेज में जो होते हैं वो सारे क्या लिखा रहते हैं कि किसने इसको संपादन किया, कैसे किया, क्या हो, वो आप लोग को अभी इतना ही जानना है कि अब ज्ञानशाला जो है किसके अंतर्गत है, महासभा के अंतर्गत। हमारी तेरापन धर्म संघ में जो सभाएं चलती है उसमें एक सभा जो है वो श्रेष्ठ सभा है। वो कौन सी, महासभा। महासभा के अंतर्गत अन्य जितनी सभा है, भारत में जितनी सभा चलती है वो महासभा के अंतर्गत चलती है। ज्ञानशाला महासभा के अंतर्गत क्लियर। स्थानीय जो ज्ञानशाला चलती है वो किसके अंतर्गत चलती है, वो ज्ञानशाला भी सभा के अंतर्गत चलती है। कोई कोई जगह महिला मंडल चलाती है परंतु ये नियम नहीं है। एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए आजकल हमारे ज्ञानशाला प्रकोष्ठ जो है उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई कारण से सभा नहीं चले, वहां सभा नहीं है तो भले इसी के अंतर्गत चल सकती है, पर सभा चले। आपको पूछा जाए सभा ज्ञानशाला किसके अंतर्गत चलती है, आपने बोला मूल तो महासभा है किंतु स्थानीय जो ज्ञानशाला चलती है स्थानीय सभा के अंतर्गत चलती है। यही नियम है, ठीक है। अब ज्ञानशाला में जो हमारी हेड है वर्तमान में मुनि, वो मुनि का नाम क्या है, आध्यात्मिक परिवेक्षक मुनि श्री उदित कुमार जी। आध्यात्मिक उच्चारण ठीक करना, आध्यात्मिक परिवेक्षक कौन है, मुनि श्री उदित कुमार जी। उनके सहयोगी कौन है, उनके सहयोगी है हिमांशु, मुनि श्री हिमांशु कुमार। ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक कौन है, ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक सोनराज जी चोपड़ा। बहुत जन सोनलाल जी बोल देते हैं, लाल नहीं, सोनराज जी चोपड़ा हमारी ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक है। अब स्थानीय आंचलिक संयोजक होते उनके अंडर में हमारे अंचल कितना है, ज्ञानशाला में 22 अंचल है। टोटल पूरे भारत में 22 अंचल है, ठीक है। यदि बंगाल के आंचलिक संयोजक का पूछा जाए तो आप मेरा नाम बोलेंगे, और यदि नहीं पूछा जाए तो नहीं। बस जो बहनें जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो आंचलिक संयोजक है वो उन क्षेत्र को संभालते हैं। तो इधर में अपने ग्रेट कोलकाता दक्षिण बंगाल के हमारे साथ चलते, ठीक है। अब आपका अनुक्रम, इसमें ज्ञानशाला में अनुक्रम क्यों बनाया गया कि हम कैसे कैसे आगे आगे स्टडी करेंगे, इसीलिए अनुक्रम बनाया जाता है। अब अनुक्रम में क्या है, पहले इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या, ज्ञानशाला का लक्ष्य क्या है, इसलिए ज्ञानशाला को बनाया जाता है। इसका लक्ष्य जो ज्ञान बाल पीढ़ी है सुसंस्कारी बने, उनके भीतर हम क्या है, संस्कारों का बीजारोपण कर पाए। कौन करेगा, प्रशिक्षिकाएं करेंगे। इसीलिए प्रशिक्षिका का बहुत वैल्यू है। आप सोचते हैं कि आप क्या है, आपको पता नहीं एक प्रशिक्षिका कितने बच्चों को कितनी वर्ष तक संस्कारी बनाते हैं। ये उनके लिए अपने जीवन को कौन आपको याद रखे ये मैं निश्चित नहीं कहती, कौन याद रखे नहीं रखे हमें कोई मतलब नहीं, हम हमारे कार्य से मतलब है। तो हमारा काम निर्जरा का काम है, इसीलिए प्रशिक्षिका का बहुत वैल्यू है। जैसे स्कूल की टीचर का वैल्यू है उससे भी अधिक वैल्यू है, कारण आप उनको क्या बना रहे, उनको जीवन को जो जीवन है उनका उनका सुंदर रूप से गठन करते हैं। ऐसा बीज उसमें आप रोपण कर दी। यदि बीज सही नहीं हुआ, नहर का पानी मैं बहुत बार बताती हूँ कि पानी तो नहर का है ही, अच्छा ही है, तो फिर कोई खेत में करेला कड़वा हो गया, नींबू खट्टा हो गया, गन्ना मीठा हो गया, पानी तो एक ही था।
पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के कारण है बीज। बीज सही नहीं है तो खारा मीठा कुछ भी हो सकता है। बीज सही होगा तो सब मिठाई होगा। तो बीजारोपण कौन करते? प्रशिक्षिका। अर्हता। अर्हता मतलब क्या हुआ? मोटा मोटी एक ही बात है कि इसकी अर्हता क्या होगा? व्यवहार कुशल बनाना, कार्य कुशल बनाना, अपने आप को सद संस्कारी बनाना, आध्यात्मिक ज्ञान वाणी बनाना इसका। अब इसका उद्देश्य आगे जैसे आपको बोला कि बच्चों को संस्कारी बनाने का, सहिष्णुता, विनम्रता, सारी बातें सिखाना। प्रतिज्ञा आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्यों? कि हम बच्चों को प्रतिज्ञा क्यों करवाते हैं? बच्चों को पहले माइंड में डाल देते हैं कि आप इसको अच्छे से याद करो बच्चों, कि ज्ञानशाला में आकर आप क्या बनोगे। वो क्या बोलते हैं, मैं ज्ञानशाला की विद्यार्थी हूँ, मुझे ज्ञानशाला में भाग लेने में क्या कि गौरव होता है। इतनी बात तो ठीक है, तो इसका कारण क्या है? वो सत्यनिष्ठ बने, शर्मनिष्ठ बने, संयमनिष्ठ नहीं, श्रमनिष्ठ, मतलब पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ से बच्चे क्या होंगे? अच्छे बनेंगे। यदि कोई बैठे बैठे खाना खा ले, कोई दे भी दे, खाना नहीं चाहिए। आप उनके बदले वहां गए, उनको कुछ दे के आए हो तो आपका अधिकार है, नहीं तो नहीं। ज्ञानशाला का बैनर कैसे बनता है? बैनर का आकार कैसे होता है? लंबा 6 फीट का होता है और उसका कैसे हाइट कितने? 4 फीट की होती है। बैनर का भीतर का रंग पीला होता है और बैनर में जो लिखा रहता है अक्षर वो लाल रंग का होता है। आपको पूछ ले कि ज्ञानशाला में कौन सी गीतिका गाई जाती है, उनकी गीतिका कौन सी है, वह प्रार्थना कौन सी है, ज्ञानशाला की वंदना का गीत कौन सा है? और अमरम की वंदना। ज्ञानशाला का कार्य कब शुरू होते हैं? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये पूरा एक वर्ष उनका कार्यकाल होता है। इसमें सारी बातें जब आप लोग क्लासेस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ज्ञानशाला में एक मूल ज्ञानशाला होती है। आजकल एक और हुआ है, यदि कोई छोटा जगह है, वहां ज्ञानशाला में सभा नहीं है, आसपास की कोई सभा होती है, तो उसके अंतर्गत भी एक ज्ञानशाला चल सकती है। उस ज्ञानशाला का नाम सह ज्ञानशाला होती है। ये आगे नहीं था, अभी इसका स्टार्ट कर दिया गया है। ज्ञानशाला में हमारे सप्ताह में कोई की ज्ञानशाला चलती है, कोई प्रतिदिन चलती है। तो यदि साप्ताहिक ज्ञानशाला चले तो मिनिमम एक साल में कितने दिन चलने की आवश्यकता है? मिनिमम 40 दिन ज्ञानशाला चलनी पड़ेगी। जो वीकली चलती है, मतलब सप्ताह में एक बार जो चलती है, उसको मिनिमम आपको पूछे जाए कि साल में कितनी चलानी पड़ेगी, जरूरी है, तो आपको बोलना 40 ज्ञानशाला मिनिमम चलानी जरूरी है। बहनों, बहुत जगह ज्ञानशाला चल रही है, बहुत अच्छी चलती है, नियमों का फॉलो नहीं किया जाता है। जब कोई राष्ट्र से कोई आती या कोई संयोजक लोग देखने जाती, उस समय वहां पर एक क्या होने पुस्तकालय, छोटी छोटी जो कहानी की किताबें हैं उसी टाइप का रखना चाहिए। अपना भवन जब है तो उसमें कम से कम इस टाइप की बुक्स रखें, टीचर पढ़ सके उस टाइप की बुक्स रखें, तो छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए। बच्चों के लिए अपना छोटा छोटा रूम है, रूम में बच्चों के अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए। इसी प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए। उसमें तो चारों ओर ऐसा फोटो लगाना चाहिए जो बच्चे देख के खुश हुए। अपने प्रतीक जो है आचार्य श्री का, अष्टमंगल का, ये सारी फोटो उसमें रहना चाहिए। बच्चे, छोटे बच्चे 4 साल के आए तो देखते देखते समझ जाएंगे कि हमारा गुरु है, और जब भी देखेंगे परिचित होंगे। इसी प्रकार के हमारे ज्ञानशाला के रूम के सज्जित होना चाहिए। ज्ञानशाला का रूम इस प्रकार का सज्जित रहना चाहिए। ज्ञानशाला की समय सारणी आप लोग को याद करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से याद करना। इससे यदि पूछा जाए कि ज्ञानशाला कैसे संचालन हो रहा है, आप आराम से बोल पाओगे, कारण आपका समय भी आपको ध्यान रखना कि नमस्कार महामंत्र 3 मिनट का, गुरु वंदना 3 मिनट, त्रिपति वंदना 3 मिनट, ज्ञानशाला गीत आराम आराम वाली 3 मिनट, प्रतिज्ञा 3 मिनट, वर्तमानिक प्रासंगिक ज्ञान प्रकोष्ठ के द्वारा निर्धारित जो विषय दिया गया है, विषय से अपने हटकर कुछ नहीं करना, उसी में आपको बोलना है 5 मिनट तक। संस्कार ज्ञान 10 मिनट के लिए, प्रेक्षा ध्यान 15 मिनट के लिए। उसमें प्रेक्षा ध्यान आप लोग करे थे, इसी में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। प्रेक्षा ध्यान यदि शब्द आए तो प्रेक्षा मीन्स क्या हुआ? देखना। प्रेक्षा मतलब देखना, किसको देखना? अपने आप को देखना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। आत्मा अरूपी है,
आप बोलोगे मैं आत्मा को कैसे देखूं, आत्मा को द्वारा आत्मा को देखना ठीक है, पर आत्मा तो अरूपी है, अरूपी को कैसे देखेंगे? अरूपी को ऐसे देखना है कि आप अपने जैसे सामने वाले व्यक्ति को समझना सीख जाओगे। जब आपके मन में इतनी करुणा आ जाएगी, आप समझने लगोगे, धर्म को जानने लगोगे, तब आपको मन में आएगा मैं जैसी हूँ, मुझे जिस बात को अच्छा नहीं लग रहा है, जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, सामने वाले को कैसे पसंद हो सकता है? इस चीज का जब कैसे होगा, प्रेक्षा ध्यान करते करते हमारे मन में ये सारी चीज का क्या उद्भव हो जाता है, हम समझने लग जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमने दूसरे को भी समझते हैं। तभी अपने कहते हैं कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो। इसमें आपको एक सूत्र है, तो सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, संपिखये आपगा माप एणम्। ये एक सूत्र है, इसके द्वारा मतलब भी अर्थ भी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, तभी आप देख पाओगे प्रेक्षा ध्यान में। अब इस प्रेक्षा ध्यान को हम क्यों करें? करने का कारण है, प्रेक्षा ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है हमारी, और कुछ वो नहीं हो, हम जो पढ़ती, जो हमारी मेमोरी पावर है वो क्या होती है, आस्ते आस्ते इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की आवश्यकता है। प्रेक्षा ध्यान करने का नियम क्या है? सबसे पहले नियम को फॉलो रखना है कि आप जब बैठोगे तो पहले स्ट्रेट बैठोगे, स्पाइनल कॉर्ड जो आपका है वो आपको सही रहना चाहिए। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लोग बैठने के समय आदत ही नहीं रहते, थोड़ा झुक के बैठे, नींद आने लग जाती है, आलस्य आती है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना, एंटीना सीधा, सीधा पहले बैठो। फिर आप जिस मुद्रा में, जिस आसन में आप अधिक समय तक रह सकते हो, उस आसन का चयन करो, चाहे वज्रासन, चाहे सुखासन, चाहे पद्मासन, पद्मासन, जो आपके शारीरिक अनुकूलता रहे, उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप उस आसन का चयन करोगे। उसके बाद में मुद्रा, चाहे आप ज्ञान मुद्रा करो, जो आपने अंगुली का नाम भी मैंने बताया था, ये तर्जनी है, ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा और ये अंगुष्ठा, ये 5 अंगुली का नाम है। आपको तर्जनी के साथ अंगुष्ठों को क्या करना है, जोड़ के तीनों अंगुली को थोड़ा सी अपने ऐसे फोल्ड करना हल्का सा और अपने सामने रखना। ये कौन सी मुद्रा पूछा जाए तो ज्ञान मुद्रा, इस मुद्रा में भी बैठ सकते हो। और आपके क्या है कि जो लेफ्ट हैंड नीचे रखो, राइट हैंड ऊपर रख के आप ऐसे भी करो, और नाभि के पास रखो, तो ये ब्रह्म मुद्रा है, तो ऐसे भी आप बैठ सकते हो। तो आपका मुद्रा भी हो गया, आसन हो गया। आंखें कोमलता से बंद करो, आंखें खुली रखने में दोष नहीं है, पर कोमलता से बंद क्यों करते हैं, एकाग्रता टाइम लगती है। तो आपने क्या किए, एकाग्रता के साथ बैठे, बैठने के बाद महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करवाते हैं जनरली पहले। इससे क्या होता है, इससे हमारा एक महाप्राण ध्वनि किए 3 बार 4 बार करने से क्या है, श्वास जो है वो आपने क्या है लयबद्ध हो जाते हैं, और उससे गूंजने से क्या है, ब्रेन में जो है उसमें हमारी थोड़ी कंपन होती है, कंपन होने से हम एक जगह थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं। तो महाप्राण ध्वनि, गला भी साफ होता है, उच्चारण भी हमारा सही होती है, हमारा आवाज भी बहुत मीठी होती है, इसी कारण आपको इस प्रकार का भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अपने प्रेक्षा ध्यान में आ जाती है। फिर आगे आपको महाप्राण ध्वनि का लाभ पूछा जाए, उसमें भी आपको कंसंट्रेशन की बात आएगी, गला की आवाज मधुर होता है, ये सारी बातें आ जाएगी। फिर नमस्कार मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा में 5 नाम है, पांचों नाम का आप जानते हो, आर्यन का जैसे बीतराग है, सिद्धों को क्या है, ये सारे आप लोग को पता है, ये पांचों याद रखना। आसन का मतलब क्या हुआ, आपको एक जगह बैठना, जिस तरह जिसे अनुकूल था उसी प्रकार का चयन करना। प्रेक्षा ध्यान का मतलब हो गया, प्रेक्षा मतलब देखना, ध्यान के मतलब होता है एकाग्रता, जागरूकता। जागरूक मतलब क्या होता है, आप जागृत हो, जागरूक अवस्था में आप बैठते हो। जिस समय हमारा ध्यान है, आंखें भी बंद है, तब भी आपको नींद नहीं लेनी है, नींद में भी आंखें बंद होती हैं, ध्यान में भी आंखें बंद है। ध्यान और निद्रा में क्या फर्क हुआ, निद्रा में हम जागरूक नहीं रहते, हमारी जागरूकता घट जाती है, पर हमारी जागरूकता रहती ही नहीं। पर ध्यान में आंखें बंद होते हुए भी जागरूकता रहती है, इसीलिए ध्यान और निद्रा में फर्क है। प्रेक्षा ध्यान में
हम अपने आप को क्या करते हैं, स्वयं को देखते हुए एकाग्रता के साथ बैठते हैं, वो हमारा क्या हुआ, ध्यान। इसीलिए शब्द में कहते हैं ध्यान रखना, मतलब जागरूक रहना। कायोत्सर मतलब शिथिलता, कायोत्सर उच्चारण करने के समय आप देख रहे हो, कायोत्सर मतलब काय को छोड़ना। काय को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, काय को आप नहीं छोड़ते हो। काय का मतलब है आप अपने शरीर के ममत्व को त्याग करते हो। कायोत्सर का मतलब होता है अपने शरीर के ममत्व को त्याग करना, कायोत्सर। शरीर छोड़ देंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम जिंदा व्यक्ति बैठे हैं। तो कायोत्सर मतलब शिथिलता, जागरूकता, शिथिलता। अपने आप को क्या है, रखना है, अपने शरीर की ममत्व से दूर रखना है, वो हो गया कात्सर। अनुप्रेक्षा, कोई भी चीज है उसको बार बार चिंतन करना। आप बार बार कोई चीज को बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। अनुप्रेक्षा में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उस चीज को बार बार आप कहते हो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जो प्रॉब्लम है उससे ऑपोजिट आप क्या बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो वो आप रटन लगा रहे हो, वो चीज से क्या होता है, आप स्वस्थ बन जाते हो, हमारी बॉडी उसके साथ जुड़ जाती है। माइंड हमको क्या कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे याद हो रहा है। इसी को कहते हैं अनुप्रेक्षा। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ठीक है, किंतु ये क्या चीज है। व्यक्तित्व विकास मतलब है हम हमारे ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमें खुशी हो, और मैं उस काम को धीरे धीरे आगे बढ़कर बहुत अच्छा कर सकती हूँ। उससे हमारा क्या है, पर्सनालिटी में क्या होता है, डेवलपमेंट आता है, विकास आता है। उसके लिए क्या है, बच्चों को करना है आपको, तो आप स्वयं जानोगे तब होगा। तो संगीत है, प्रश्न मंच है, आप फटाफट उत्तर देते, तो कोई प्रश्न पूछा जाता है, कहानी है, सारी चीज लिखने में, और राइटिंग हो, किसी किसी की राइटिंग भी बहुत सुंदर होती है, कोई गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कोई बोल बहुत अच्छा सकते हैं, अपने अपने जगह सभी अच्छा है। इससे आपका विकास हो सकता है। ये समय सारणी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर शिशु संस्कार का बोध की 5 बुक्स है। आजकल बुक्स थोड़ी चेंज हो गई है, तो आपको पूछे कि शिशु संस्कार बोध के कितने भाग है, तो 5 भाग है। ठीक है, नाम 1 2 3 4 5 है। जैन विद्या का अध्ययन भी उसमें। बहुत जगह मैंने देखा कि शिशु संस्कार कंप्लीट हो गई, बोलते हैं ज्ञानशाला की पढ़ाई होगी, नहीं। यहाँ देखिए आपको जैन विद्या दिया है, पहले आपको जैन विद्या क्या करना है, बाद में पढ़ाना है। शिशु संस्कार का 5 बोध के क्लासेस अलग लगती है, वो कंप्लीट हो जाती है तो जैन विद्या पढ़ाई जाती है। एक दिवसीय की बात में लास्ट में क्या है, त्याग कराना उपस्थित संकल्प, एक घोष आपको बता दिए। टोटल आपको 2 घंटा की क्लास है, 120 मिनट की क्लास होती है, उसका डिवाइड कर दिए, ये समय सारणी चलती है। ज्ञानशाला का संचालन का क्रम जो बाद में लिखा था, ये समय सारणी पढ़ोगे तो आपकी सारी सारी बातें आपको ध्यान में रह जाएगा, कैसे क्या करवाना है। एक आपका एक लिखने भी आ सकता है, जैसे आसन। तो आप लोग का आसन जो यहाँ पर है, देखना क्या लिखा है, संपादासन, ताड़ासन, पादहस्तासन, कोणासन और शशांकासन। ये आसन का लाभ अवश्य याद रखना, और विधि भी याद रखना। ठीक है ना। लघु कायस्वर मतलब होता है छोटा कायस्वर, क्या कायस्वर तो बहुत बड़ा होता है, उसको एक मिनिमम टाइम में बांध देते हैं, इसीलिए कहा जाए। दीर्घ श्वास आपको समझ में आ गया कि श्वास जितने समय में लेना उतने समय में छोड़ना। श्वास लेते समय पेट फूले, श्वास छोड़ते समय पेट संकुरे, ये चीज आपको याद रखना, संकुचन होना, भीतर चला जाना। इसको स्मृति विकास वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि स्मृति विकास की अनुप्रेक्षा कैसे किया जाए। सारे सुखासन बैठना मैंने कह दिया, मेरुदंड सीधे रखना, आंखें बिना दबाए बंद रखना, 3 बार महाप्राण ध्वनि करना, शरीर को स्थिर रखना, सारी बातें होगी। विधि में दाहिने हाथ हथेली शीर्ष पर ज्ञान केंद्र पर रखना। ज्ञान केंद्र आपको बताया गया, 13 चैतन्य केंद्र का नाम भी मैंने बताया था। स्टार्टिंग ज्ञान केंद्र से शुरू करना, ये ज्ञान केंद्र है, चोटी के स्थान। मिडल वाला जो बच्चे का गदगद करता है, ये वाला शांति केंद्र है। ये ज्योति केंद्र है, ललाट के मध्य भाग। ये दर्शन केंद्र है, जो 2 भ्रुकुटी के बीच वाला है। फिर चक्षु, फिर प्रमाद, अप्रमाद, फिर आपका क्या है कि नासाग्र प्राण, जीवा के सामने ब्रह्म, फिर विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, नाभि के एकदम, नाभि के जो बीच वाला स्थान है तेजस केंद्र, पेलू के स्वास्थ्य केंद्र, और एकदम स्पाइनल कॉर्ड वाले जो नीचे का जगह है वो शक्ति केंद्र है।
तो ये 13 केंद्र का नाम भी आप लोग याद रखना। जब आप स्मृति विकास वाला करो तब आपको ज्ञान केंद्र पर रखना है। और उसके बाद में पीले रंग का आपको ध्यान करोगे, अपने मन से भी थोड़ा बोल सकते हो कि पीले रंग का कल्पना करो, चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैल गया है, मैं जैसे श्वास ले रहा हूँ, मेरे प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, ऐसे करके भीतर चला गया, बाहर और भीतर पीले रंग के बाहर के वातावरण बन चुका है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि वापिस आपको आना पड़ेगा कि ज्ञान तंतु जो हमारे सक्रिय हो रहे, ये जो बात है, ये क्या बात है, यही अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा क्यों, क्या बार बार बोल रहे हो, पुनः सुझाव दो। अब क्या मेरी मेमोरी पावर जो है बढ़ रहे हैं, समन शक्ति का विकसित हो रहा है, ऐसे अनुभव करें। ऐसे करके आप क्या, नमो नानस्य, इसका उच्चारण सही करना। नमो मतलब नमस्कार, नानस्य मतलब ज्ञान, ज्ञान को नमस्कार, ये भी प्राकृत भाषा में है। ऐसे भी बच्चों को आप जब भी घर में बैठे रहे, बच्चों को बोल सकते हो नमो नानस्य, नमो नानस्य। ये 9 पद की जो माला फेरी जाती है, तो इसमें भी इसका है। 9 पद की 5 नमस्कार महामंत्र होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र 4 की ओर के 9 पद की होती है। अब हमारा कार्य, महासभा का कार्य क्या है, जो नेटवर्क होगा, वो निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, महासभा का काम की केंद्रीय संस्था ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के लिए केंद्र की दृष्टि के अनुसार राष्ट्रीय संयोजक नियुक्ति किए थे। कौन करेंगे, महासभा राष्ट्रीय संयोजक को नियुक्त करते हैं, उनके अनुसार उनको जो लगे कि ठीक कार्य कर सकता है, जिनके अधीन हमारे अच्छे चल सकते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। अब राष्ट्रीय संयोजक का काम क्या है, हल्का से, राष्ट्रीय संयोजक का काम है कि महासभा के द्वारा जो जो कार्य दिया जाए तो स्वयं संभालते हैं। उसके बाद हम लोग को जो 22 अंचल है उसमें आंचलिक संयोजक को नियुक्ति करते हैं, समय समय पर हम लोग के साथ वातावरण करते हैं, फिर उन्होंने मीटिंग करना, समय समय पर यहाँ पर आकर उनको देखना भी पड़ता है कि भाई आए उस क्षेत्र में जाए। फिर आंचलिक एकदम शॉर्ट में ही बोलना, इतना बड़े बड़े में नहीं जाना कि भाई कौन है, कहाँ रहती, आपको पूछा जाए हाँ ज्ञानशाला की प्रकोष्ठ की ऑफिस कहाँ है, अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद, ठीक है। आंचलिक संयोजक हम लोग के, हमारा काम क्या है, हमारा काम है जितना क्षेत्र हमें दिया जाए उतनी क्षेत्र में सारे संचालन करना। हमारे स्थानीय जो सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, कार्यकर्ता, उनको सबको हमारे बनाना, उसे हर सभा से कांटेक्ट करना, अपनी जितनी समिति है उसके साथ मीटिंग करना, ये सारे काम क्या करना है, अपने लोग करना। यहाँ से जितना रिपोर्ट होता है वो सारे रिपोर्ट में देख कर चेक करके भेजने का काम होता है। क्षेत्रीय संयोजक क्या होते हैं, क्षेत्रीय संयोजक का भी काम है कि जो जो ज्ञानशाला है, आंचलिक संयोजक को पूछकर बीच बीच में वहां जाना, वहां साल के सार संभाल करना, हो सके तो साल में 2 से बेसी जाए, ये तो मिनिमम 2 बार जाए। यदि नहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो आंचलिक संयोजक को पूछ के करे। इसी प्रकार उनका भी क्या में काम है कि वो जाए, देखे, संभाले, काम करती है। तो आंचलिक संयोजक के अंतर्गत कौन है, क्षेत्र संयोजक। राष्ट्रीय संयोजक के अंतर्गत आंचलिक संयोजक, आंचलिक संयोजक के अंतर्गत क्षेत्रीय संयोजक, फिर स्थानीय संयोजक। जो ज्ञानशाला चलती है, स्थानीय ज्ञानशाला चलती है, उसमें क्या होते हैं, जो सभा के अध्यक्ष मंत्री होते हैं उनके अंडर रहेगा, परंतु वहां भी एक स्थानीय संयोजक रहते हैं। उसके बाद में वहां पर जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षक है, एक मुख्य प्रशिक्षिका होती है, बाकी सारे प्रशिक्षिका होती है। जैसे स्कूल में होता है, एक अपने क्या होता है प्ले स्कूल में एक हेड टीचर होती है, बाकी उनके अंडर में होते, वैसे यहाँ भी रहती है। और ज्ञानशाला में मुख्य प्रशिक्षिका जो होती है उनका भी क्या होता है, मिनिमम वो 7 साल से पढ़ा रही है, उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, धैर्य हो, गंभीर हो, बात को रख सके, ऐसे बहनों को नॉलेज भी हो, ज्ञानशाला के प्रति उनकी रुचि हो, ऐसे व्यक्तियों को मुख्य प्रशिक्षिका बनाया जाती है। उसके बाद में सारे जितने उसमें आपसी संबंध भी बहुत अच्छा रहना जरूरी है। ज्ञानशाला के नेटवर्क में कौन कौन पद आ रहा है, उस पद में सबसे पहले महासभा जो ज्ञानशाला का प्रकोष्ठ हो गया, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय संयोजक, उसके अंतर आंचलिक संयोजक, उसके अंतर्गत क्षेत्रीय संयोजक, और उसके बाद स्थानीय संयोजक। ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के अंतर कार्य विभाग, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के कार्य नियोजन हेतु विभाग अनुसार सदस्य का चयन या कितना कर सकते हैं, अधिकतम 9 कर सकते हैं। ये सारी बातें, अब कभी कभी भी होता है, कम होता है, वो समय समय पर परिवर्तन होते हैं। और आपको पूछा जाए कि पूरे भारत में ज्ञानशाला के कितने अंचल है, 22 अंचल। नाम आपको याद नहीं, खाली इतना ध्यान रखो कि कितने अंचल है, 22 अंचल है।
केंद्रीय संचालक संस्था का उत्तरदायित्व क्या है? केंद्रीय संचालक संस्था कौन हुआ, उनका काम क्या है, ये पूछे। ज्ञानशाला की समस्त प्रवृत्तियां, मतलब कार्य, ज्ञानशाला में जितने कार्य है वो सारे कार्य कैसे आगे बढ़े, कैसे वो क्रियान्वित हो, ऐसे वो संपूर्ण ध्यान रखे। राष्ट्रीय संयोजक को नियुक्त करें, राष्ट्रीय संयोजक आगे क्या करें उसको सारा देखे। ज्ञानशाला की जो प्रशिक्षिका प्रशिक्षण है उनका कब शिविर लगे, ये सारा देखना। परीक्षा की शिविर हो और उनके परीक्षा का पेपर हो, ये सारे काम, पुस्तक हो, ये देखने का सारा काम क्या करते हैं, केंद्रीय संचालक में ये सारा चलते हैं। बुलेटिन को प्रकाशन करना, प्रतिवर्ष ज्ञानशाला का विवरण जो है, कार्य रिपोर्ट का प्रकाशन करना, ज्ञानशाला के उपयोगी ऑडियो वीडियो जो भी कैसेट है उसको तैयार कराना, ज्ञानशाला की कोर्स की स्थापना का आदि आदि जो भी काम है, ये सारा शॉर्ट में आप लोग ध्यान रखना। अब ज्ञानशाला के उपक्रम का संचालन कैसे होता है, सारी बात होगी। ज्ञानशाला उपक्रम का संचालन, पहले केंद्र हुआ, हेड, उसके बाद में कौन था, मुनिश्री। ज्ञानशाला आध्यात्मिक परिवेशक, नाम बता दिया मैंने आप लोग को, किसके, आध्यात्मिक परिवेशक क्या करेंगे, ऑर्डर कर सकते हैं महासभा को। महासभा ज्ञानशाला प्रकोष्ठ को करेंगे जो अहमदाबाद में है। ज्ञानशाला की नेटवर्क जो है, सारे काम जो चलेगा वो प्रकोष्ठ ज्ञानशाला का नेटवर्क को, मतलब पूरे भारत को देखेंगे। उसके बाद ज्ञानशाला के नेटवर्क में कौन आ गया, राष्ट्रीय संयोजक जब उनके अंतर्गत है तो अब राष्ट्रीय संयोजक के बाद आंचलिक संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, स्थानीय संयोजक, इस प्रकार के पूरा ये कार्यक्रम चलता है। स्थानीय ज्ञानशाला में किसी ने मुझे पूछा जब पखवाड़ा, ये जो पखवाड़ा होता है साल में एक बार होता है, पखवाड़ा नाम क्यों दिया, 15 दिन चलता है इसीलिए इनका नाम पखवाड़ा दिया। ठीक है, इसका भी एक नियम है कि भी मोटा मोटी वो टाइम दे देते हैं कि इस समय आप लोग करो, मुख्य प्रशिक्षिका का दायित्व रहता है, इसका ध्यान रखो। पर किसी किसी का सुविधा नहीं तो आगे पीछे करते हैं, नहीं तो घर घर जाना, ऑडियो देख, वीडियो करके, मीडिया के माध्यम से जितना हो सके, कोई घर में जो बच्चे वंचित न रहे, वो वंचित रह जाए तो हमारे क्या है कि हमारे समाज में एक कमी हो जाएगी। तो किसी का कोई भी बच्चे ज्ञानशाला से वंचित न रहे, इसी प्रकार सार संभाल करके हर घर के बच्चों को हमको क्या है, समझा बुझाकर ज्ञानशाला में लाने के लिए प्रेरणादायक कार्य जो होता है वो पखवाड़ा के माध्यम से होता है। इसीलिए पखवाड़ा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारा कार्य है। ज्ञानशाला प्रशिक्षक बनने योग्य महिला कन्या ये भी खोजना है, कारण जब पखवाड़े में जा रहे हैं तो नई प्रशिक्षिका का भी खोज कर सके कि कौन बन सकते, वो भी सारा देखते हैं। अब आगे ज्ञानशाला का संचालन कैसे करोगे, सामग्री, रिकॉर्ड, रजिस्टर, पत्रक, सारे आपको मैंने कहा ना कि इसमें एक आपके लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, रूम भी होने चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर में नाम लिखे। ऐसे नहीं कि बस हो गया चल रही है, ऐसा नहीं है, आपको नियम अनुसार चलाना ही उचित है। इसीलिए आप लोग को पढ़ाने के समय ये कोर्स में क्यों डाला गया कि पहले से आपको नियम कानून सिखा दिया जाएगा, तो चलाने के समय आपको सुविधा होगी। समय समय पर बालक बालिकाएं जो आती हैं उनका एक आपको भी गिफ्ट मिले तो आपको खुशी होती है ना, क्या एक मुझे पेन ही मिला, बड़ी चीज नहीं है, पर वो गिफ्ट सबके सामने मिलता है तो सबको खुशी होती है, सबको अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को भी मूल्यांकन समय समय करना पड़ेगा। एक ज्ञानशाला दिवस होता है, आचार्य श्री के मुखार बिन से फरमाया हुआ है ज्ञानशाला दिवस, जो हमारे ज्ञानशाला में दिवस हुआ था ना 25 अगस्त का, ये कोई अलग नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में उन्होंने फरमा दिया है कि इसी दिन ज्ञानशाला दिवस होगा। कि भाद्र जब आते महीना आता है तब उसका दूसरा जो सप्ताह होता है, उन्होंने जो निश्चित डेट दे दी है, हर बार लिख देते हैं, कोई कारणवश शुरुआत न लगे वो डेट दे देते हैं उसी दिन, जैसे इस बार संभवतः 25 अगस्त का था, तो पूरे भारत में उसी दिन ज्ञानशाला दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भाद्र माह का प्रथम रविवार, प्रति वर्ष भाद्र माह का प्रथम रविवार होगा। अब कोई कारण बस कोई चेंज होगा बात अलग है, ऐसा होता होगा, पर ऐसे जनरली होते नहीं है उसी दिनों तक। कहीं किसी की सुविधा असुविधा हुई तो वो राष्ट्रीय संयोजक को फोन करके परमिशन ले लेते हैं। तो प्रति वर्ष भाद्र माह का प्रथम रविवार परम पूज्य आचार्य श्री महासंघ जी के द्वारा ज्ञानशाला दिवस के रूप में निर्णित है, मतलब उनका निर्देश हो गया है, उन्होंने कह दिया कि उसी दिन मनाना है। तो जहाँ साधु संत रहते हैं उनके साधु संतों के सामने होते हैं, नहीं तो समणिया रहते हैं तो उनके सम्मान समय जो भी रहते हैं उनके पास, नहीं हो तो उपासक, नहीं तो कोई गणमान्य जानकार व्यक्ति के पास ही होता है।
ज्ञानशाला के वार्षिक उत्सव, एक एनुअल फंक्शन होता है, तो उसी को भी अपनी सुविधा के अनुसार ये मनाना जरूरी होते हैं। केंद्रीय संचालक संस्था की प्रगति का विवरण, अब अपने क्या क्या किए, जो केंद्र से आते हैं आंचलिक संयोजक के माध्यम से सारे साल का जो रिपोर्ट होता है, आपने क्या किया, कैसे मनाया, ज्ञानशाला दिवस कैसे मनाया, वार्षिक उत्सव कैसे मनाया, इस सारे रिपोर्ट बनाकर क्या होते हैं वो आंचलिक संयोजक को भेजा जाता है और वो चेक करके वहां भेज देते हैं। आप कभी कभी बच्चों को घूमने ले जाना, ये से भी देना, क्या थोड़ा बहुत लॉलीपॉप नहीं देने से काम नहीं बनता है, इसीलिए इसे देना पड़ता है समय समय पर। ज्ञानशाला के पुस्तक की बात करती, ज्ञानशाला के पाठ्यक्रम, आपका पाठ्यक्रम आपको याद है, किंतु ज्ञानशाला के बच्चों के पाठ्यक्रम क्या होते हैं, शिशु संस्कार के 5 भाग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये बच्चों को अपने उम्र के अनुसार पढ़ाया जाता है, और जैसे जैसे बच्चे परीक्षा दे देते पास हो जाते, उसके साथ में जीवन विज्ञान भी पढ़ाना पड़ता है, उसका कारण नहीं। ज्ञानशाला ज्ञानार्थी की एक परीक्षा होती है, वो भी क्या होता है, जनवरी जनवरी महीना में आप देखिएगा ज्ञानशाला बच्चों की परीक्षा होती है, डेट कभी आगे पीछे मुझे बात अलग है, जनरली जनवरी माह में होता है, और एक दिन होता है, 1 से 5 तक बच्चे जो है परीक्षा देते हैं, और उसका रिजल्ट निकल करके वहां पर भेजने का एक सिस्टम भी होता है। ज्ञानशाला प्रशिक्षिका की परीक्षा आप लोग की जैसे परीक्षा है, उसमें आपको पूछा जा सकता है ज्ञानशाला प्रशिक्षिका की परीक्षा की श्रेणियां कितनी, तो 3 श्रेणियां, ठीक है, ज्ञानशाला विज्ञ, ज्ञानशाला विशारद, ज्ञानशाला स्नातक, स्नातक में सब ग्रेजुएट समझ लो, तो वो आपका क्या 3 श्रेणियां होती है, परीक्षा देकर आपको उत्तीर्ण होना पड़ता है, उसके बाद में आप क्या है, ज्ञानशाला रजिस्टर एक टीचर हो, ठीक है। इसमें एक शिविर भी होती है, शिविर लगती है, आजकल तो ऑनलाइन है, आगे शिविर आते थे, निर्मल जी और डालमचंद जी नौलख का जो 2 युगल भाई है वो आते थे। अब बीके विशारद स्नातक का किसी बहनों ने पूछा था, वो आप देखना सिलेबस जो है ये है।